नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। पहले केंद्रीय स्तर पर देश भर में बहुत बड़े बड़े घोटालों की खबरें सामने आती रही, लेकिन अच्छी बात है कि ऐसे घोटालों की खबरें अब नहीं आ रही है सामने। लेकिन दिल्ली के शराब घोटाले के अलावा छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्यों से लगातार पुराने पाप निकलकर सामने आ रहे हैं। घोटाले की ऐसी एक बड़ी खबर जो हमने दिखाई थी, जहां 10,343 करोड़ रुपए के जमीन और टैक्स के घोटाले से जुड़ी वो खबर थी, प्रमाणिक खबर थी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग संभाग के कमिश्नर द्वारा जांची परखी गई वो रिपोर्ट थी, उनके द्वारा जांच करवाई गई थी। उसके बाद हमने उन सारे तथ्यों और प्रमाण को आपके सामने रखा। सूचना के अधिकार के माध्यम से जो ढेर सारी नई नई जानकारियां सामने आ रही है वो बेहद हैरान करने वाली है। आप यकीन मानिए, आने वाले दिनों में हम इससे भी कहीं ज्यादा बड़े पाप को दिखाने जा रहे हैं, जो कि हुए हैं हजारों करोड़ से जुड़े हुए वो घोटाले, जो आपको हैरान कर देंगे। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, इन पर कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इसमें फंसने वाले रसूखोर हैं, वो सफेद पोश प्रभावशाली हैं, सिस्टम को प्रभावित करते हैं, अपने पैसों के दम पर कानून का मखौल उड़ाते हैं। लेकिन आप धैर्य रखिए, ऐसे लोग बच नहीं पाएंगे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर के जिस मालवीय नगर के घोटाले को हमने उजागर किया, उसी दुर्ग शहर में एक और बड़ी छापेमारी हुई है। ये छापेमारी 660 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ी हुई है, जिसे छत्तीसगढ़ के ईओडब्ल्यू और एसीबी की ओर से संयुक्त कार्रवाई करते हुए वो छापेमारी की गई है। न केवल दुर्ग बल्कि रायपुर और हरियाणा में भी पुरानी भूपेश बघेल सरकार के समय हुए बहुत बड़े दवा घोटाले से जुड़ी हुई खबर है। बिना परमिशन और बिना जरूरत के ये जो दवा घोटाले का महापाप किया गया है, अरबों रुपए के घोटाले की गूंज विधानसभा से पिछले दिनों सुनाई पड़ी थी, जहां मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पर उंगलियां उठ रही थी कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यही कारण रहा कि जब मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबरें सामने आती रही, कयास लगाए जाते रहे, तो कयास इस बात के भी लगाए जा रहे थे कि श्याम बिहारी जायसवाल के कार्यों की समीक्षा हो रही है। लेकिन अब जिस तरह से ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है, वहां से स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के नंबर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल 660 करोड़ रुपए के इस महा घोटाले का पाप पुरानी भूपेश बघेल सरकार के समय जो स्वास्थ्य मंत्री थे टीएस सिंहदेव, उनके विभाग का था। इसमें साफ तौर पर पुरानी सरकार से जुड़े हुए कई बहुत बड़े के रसूखोर साफ तौर पर शामिल होते नजर आ रहे हैं। ईओडब्ल्यू ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में हुए दवा खरीदी घोटाले की जांच करते हुए रायपुर, दुर्ग और हरियाणा के पंचकुला में 12 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें रायपुर के धरसीवा स्थित ग्राम तर्रा में शारदा इंडस्ट्री, दुर्ग के गंजपारा और खंडेलवाल कॉलोनी में मोक्षित कॉर्पोरेशन में छापेमारी की गई। जी रोड स्थित सीबी कॉर्पोरेशन और हरियाणा के रिकॉर्ड्स एंड मेडिकेयर सिस्टम HSIIDC पंचकुला में अचानक की गई छापेमारी में बहुत सारे सबूत सामने आए हैं। ढेर सारे फर्जीवाड़े से जुड़े हुए दस्तावेज बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ की ईओडब्ल्यू और एसीबी ने धारा 409 और 120 के तहत मामला मुकदमा दर्ज किया गया था। दुर्ग कचहरी के पास स्थित खंडेलवाल कॉलोनी में सिद्धार्थ चोपड़ा और उनके 3 भाइयों के घरों पर जिस तरह से छापेमारी की गई है, जिस तरह से एक लंबी तैयारी के तहत इस छापेमारी को अंजाम दिया गया है, उससे आप यकीन मानिए आने वाले दिनों में कुछ और इससे जुड़े बहुत बड़े खुलासे होने वाले हैं। दरअसल जिन दवाओं और उपकरणों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, जानबूझकर बिना किसी कानूनी भय के ये अपराध को अंजाम दिया गया। इस मामले में 660 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग के प्रिंसिपल अकाउंट जनरल ऑडिट IAS यशवंत कुमार ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार पिंगुआ को पत्र लिखकर इस महा घोटाले से अवगत कराया था। ऑडिट टीम ने 2022-23 और 2023-24 के दौरान CGMSC के दवाइयों और उपकरणों की आपूर्ति संबंधित दस्तावेजों की छानबीन की गई, तो पाया गया कि इन 2 सालों के भीतर गैर जरूरी केमिकल और उपकरण खरीदे गए, जहां इनकी सप्लाई की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। छत्तीसगढ़ में 676 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 350 से ज्यादा ऐसे स्वास्थ्य केंद्र पाए गए जहां तकनीकी
शक्ति और भंडारण की सुविधा भी नहीं थी। बावजूद इसके कानून को ठेंगा दिखाया गया और जनता के पैसे को लूटने का ये महापाप किया गया। शायद यही कारण रहा होगा कि जब अब नगरीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं तो रायपुर के महापौर की रैली में जहां स्वयं भूपेश बघेल जो पुराने मुख्यमंत्री हैं वो शामिल थे, रैली निकालने की तैयारी हो गई थी। पहले कोशिश की गई थी कि कांग्रेस भवन से लेकर गांधी मैदान तक रैली निकाली जाएगी, लेकिन अपने ही कार्यकर्ताओं के आक्रोश के डर से कांग्रेस और खासकर भूपेश बघेल ने यह पहले से प्रस्तावित रैली को रद्द कर दी, क्योंकि उन्हें इस बात की पूरी आशंका थी कि सोशल मीडिया के दौर में यदि रैली निकाली गई तो वहां भूपेश बघेल सीधे तौर पर निशाना बन सकते हैं और उनकी भद्द पिटने की वो वीडियो भी भारतीय जनता पार्टी वायरल कर सकती है। एक और छत्तीसगढ़ में जहां 10 नगर निगम और अनेक पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए नामांकन रैलियां जोर शोर से निकाली गई। सभी नगर निगमों में भाजपा के जिम्मेदार मंत्री और पदाधिकारी मौजूद थे। भारी लाव लश्कर के साथ ये रैलियां निकाली गई, मानो कोई विजय रैली हो। दूसरी तरफ कांग्रेस में जिस तरह की मायूसी नजर आ रही है, वहां लग रहा है कि पहले ही कांग्रेस ने हथियार डाल दिए हैं। हालांकि आज नामांकन का आखिरी दिन था, 11 तारीख को मतदान है, उससे पहले कुछ और चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आएगी। लेकिन उन तस्वीरों से पहले जो वीडियो सामने आए हैं, जो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे हैं, ऐसे वीडियो जो टिकट वितरण से संबंधित हैं, कांग्रेस को आईना दिखाने का काम कोई और नहीं बल्कि उनके अपने ही जिम्मेदार कार्यकर्ता कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के चक्कर में हम लोग खून पसीना एक करते पार्टी को जीवित रखने के लिए बिल्कुल टिकट नहीं चाहिए। बस हमारा बात को सुना जाए। पैसा ही मानने हैं, पैसा ही मानने तो बात करें ना, कितना पैसा लगेगा हम देंगे। कोरबा करा ले शहरी क्षेत्र में, समझे? ग्रामीण क्षेत्र में क्यों घुस रहे हैं कोरबा के लोग? कोरबा के लोग ग्रामीण क्षेत्र में क्यों घुस रहे हैं? जो 2 बार का पार्षद जीता हुआ, जिसके साथ पूरे पार्षद का उनको टिकट न देकर हारा हुआ पार्षद टिकट दे रहे हैं। प्रदीप अग्रवाल हार चुका है चुनाव, जमानत जब नहीं है, जमानत जब्त है उसको टिकट दे रहे हैं। क्यों? अग्रवाल लोगी में अग्रवाल ऐसा नहीं चलेगा। तो साहब कह रहे थे कि पैसा ही मापदंड है, तो बताइए कितना पैसा हम आपको दें। इस पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंत्री केदार कश्यप सामने आते हैं। मौका बढ़िया था, कांग्रेस को आईना दिखाने में वो पीछे नहीं रहे। साफ तौर पर उन्होंने अपने बयान में बताया कि ये कांग्रेस का आंतरिक कला किस तरह से सामने उभर कर आ रहा है। कांग्रेस में पैसे लेकर टिकट देने की पिछली कुछ घटनाओं को याद दिलाते हुए मंत्री केदार कश्यप यही नहीं रुके, उन्होंने याद दिलाया कि राजनांदगांव कांग्रेस पार्षद राजेश गुप्ता के द्वारा महिला कांग्रेस सचिव नलिनी मेश्राम से 2 करोड़ रुपए में टिकट की डील कराने का झांसा देकर 30 लाख वसूलने का मामला सामने आया था। इसी तरह सीपत के बागी कांग्रेस प्रत्याशी अरुण तिवारी ने तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलजा पर 4 करोड़ रुपए में टिकट बेचने का आरोप लगाया था, जबकि मनेंद्रगढ़ से पूर्व विधायक विनय जायसवाल ने भी अपने केंद्रीय नेता चंदन यादव पर लाखों रुपए लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया था। इतने गंभीर आरोप लगाने के बावजूद विनय जायसवाल पार्टी में वापस हो गए हैं, जबकि रायपुर उत्तर के कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने बागी कांग्रेस प्रत्याशी अजीत कुकरेजा की कांग्रेस में वापसी का यह कहकर विरोध किया था कि वो पैसों के दम पर वापसी करा रहे हैं। ऐसे गजब के जब आरोप आ रहे हैं कि पैसे लेकर टिकट बेची जा रही है, आप सोचिए पैसे लेकर यदि जनप्रतिनिधि बन भी गए तो क्या वो जनता के साथ ईमानदारी करेंगे? जाहिर तौर पर वो बिल्कुल ईमानदार नहीं हो सकते। वो चोरी करेंगे, घोटालेबाजी करेंगे, ढेर सारे पैसे बनाएंगे, जनता के अरमानों का गला घोटेंगे। ऐसे आरोप फिलहाल कांग्रेस में ही लग रहे हैं। वहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का सार्वजनिक रूप से पुतला दहन का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसे कोई और नहीं उनके अपने ही कांग्रेस कार्यकर्ता पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए पुतला दहन कर रहे हैं। भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर पुतला दहन कर रहे हैं।
एक तरफ जहां देश भर में कांग्रेस की विचारधारा को जनता नकार रही है, अनेक राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद लोकसभा में भी जिस तरह से संयुक्त रूप से एनडीए गठबंधन की हार हुई, बावजूद इसके देश की सबसे पुरानी पार्टी होने का दंभ भरने वाली कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ऐसा घोर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है जिससे करोड़ों आस्थावान सनातनियों की भावनाएं आहत हुई है। इस वक्त प्रयागराज में महाकुंभ में करोड़ों आस्थावान हिंदू जनता गंगा जी में डुबकी लगा रही है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे साफ तौर पर आस्था पर प्रहार करते हुए ये पूछ रहे हैं कि क्या गंगा जी में डुबकी लगाने से गरीबी मिट जाएगी। तो ऐसे में कांग्रेस के सीनियर नेता को समझना चाहिए, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महाकुंभ सीधे तौर पर आस्था से जुड़ा है, गरीबी या किसी अन्य मुद्दे से नहीं। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे तुष्टीकरण के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वो ऐसा बयान देंगे तो बवाल मचेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को एक ऐसा वर्ग समर्थन देगा जो कि सनातन आस्था का विरोध करता है। इसलिए अपने बयान देने के फौरन बाद वो माफी भी मांगने लगे। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं। खड़गे जी को गांधी परिवार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। उनके ऐसे बयान से जनता उन्हें माफ नहीं करेगी, इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा। इस पर भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर सम्मित पात्रा ने जो बातें कही, उनके एक एक शब्द पर आप गौर करें। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं? क्या वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है या लोगों को नौकरी मिल जाती है? किसी और धर्म के आस्था को लेकर वो खिलवाड़ करने की सोच भी नहीं सकते हैं और ऐसी बयानबाजी कर भी नहीं सकते। आस्था के महाकुंभ प्रयागराज में सनातन धर्म संसद को संबोधित करते हुए संत देवकी नंदन ठाकुर ने साफ तौर पर एक प्रश्न उठाया है कि तुष्टीकरण के लिए जब हमारे देश में मुस्लिम वक्फ बोर्ड बन सकता है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं। प्रश्न नया नहीं है, मुद्दा नया नहीं है। देश का विभाजन भी इसी शर्त पर हुआ था कि देश की हिंदू या सनातनी आबादी भारत में रहेगी और मुस्लिम आबादी पाकिस्तान में रहेगी। लेकिन तुष्टीकरण का खेल करने वालों ने पंथ निरपेक्ष भारत के संविधान को 1976 में इमरजेंसी के दौरान धर्मनिरपेक्ष जबरदस्ती बनवा दिया। वास्तव में भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष देश है। बदले हुए हालात में देश की जनता पूछ रही है कि अचानक कैसे करीब 9 लाख संपत्तियां वक्फ बोर्ड की इकट्ठा हो गई। क्या देश के टुकड़े करने की इस साजिश को कानूनी जामा पहनाकर खाद पानी दिया जाता रहा? देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है। छोटे से छोटे प्रश्न का उत्तर गूगल से मिल जाता है। सोशल मीडिया का दौर है, जनता पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी है। इस साजिश का एक बहुत बड़ा उदाहरण देश की सबसे बड़े आबादी वाले यूपी से आया है, जहां रिकॉर्ड में तो शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,27,000 संपत्तियां हैं, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में सिर्फ 3,000 संपत्तियां ही दर्ज करवाई गई है। यानी 3,000 संपत्तियों का ही टैक्स पटाया जाएगा। बाकी 1,24,000 संपत्तियां यूपी की राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है। यह साफ तौर पर वक्फ बोर्ड की धारा 37 का उल्लंघन है। लेकिन जो लोग कानून को नहीं मानते, वही लोग कानून की दुहाई देते हुए हाथों में तिरंगा लेकर देश को बदनाम करने में लगे हैं, देश को बांटने में लगे हैं। वैसे ऐसे लोगों के द्वारा पिछले कुछ सालों में तिरंगा पकड़कर संविधान की दुहाई देने की नौटंकी जो शुरू की गई है, उसे देश की जागरूक जनता अच्छी तरह समझ गई है। सीए के आंदोलन के दौरान भी समझ गई थी। सीए का कानून भारत के किसी मुसलमान के विरुद्ध नहीं था। लोग समझते थे, जानते थे, लेकिन जोर जोर से जब एक ही झूठ को 100 बार बोला जाएगा तो उन्हें लग रहा होगा कि जनता पहले की तरह धोखे में आ जाएगी, उस झूठ को भी सच मान लेगी। लेकिन वो साजिश विफल रही। ऐसी ही कई और साजिशें चल रही है। कई जगह घोटाले हो रहे हैं, छापेमारी से कुछ पाप उजागर हो रहे हैं। हमने छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर के
मालवीय नगर के 10,343 करोड़ के जिस पाप को उजागर किया है, जिस घोटाले को उजागर किया है, उसकी अगली कड़ी में आप देखेंगे कि हम इनसे भी कहीं ज्यादा बड़े भिलाई के, नेहरू नगर, उनके आसपास के घोटाले को उजागर करने जा रहे हैं। सारे तथ्य हैं, सारे पेपर हैं, वो जांच है जिसे खुद दुरुक कमिश्नर ने प्रमाणित किया है, सूचना के अधिकार से जानकारियां मिली है। आप थोड़ा सा इंतजार करें, जागरूक नागरिक के रूप में गलत के विरुद्ध आवाज उठाएं। ऐसा घोटाला जो देश और समाज के विरुद्ध हो, इसके लिए आवाज को आप बुलंदी दें। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी फिर मेरी आपसे मुलाकात होने वाली है। नमस्कार।